Good morning, student. In the last video lecture, we have already seen resources and the development of resources. In this video lecture, we are going to study land as resources and utilization of land. So let's see what is land resources. If you see in the world map, that is globe, uh, there are the 7 continents: Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica, and remaining is the water body. So land water contribution in the globe is 21 as to 79%, right? मतलब 21% अगर हमारे पास में लैंड एरिया है तो 79% वाटर बॉडीज है। तो इससे पता चलता है इस परसेंटेज से कि लैंड हमारे लिए कितनी कम है और कितनी मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लैंड रिसोर्स नेचुरली अवेलेबल होता है। इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। ये मैन मेड रिसोर्स तो नहीं है, ये नेचुरली अवेलेबल है, जैसे वाटर नेचुरली अवेलेबल है। सो देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या है। सो लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। वी लिव ऑन लैंड, हम सब लैंड पे रहते हैं। तो हम सब लैंड पे रहते हैं, इसका मतलब हमारी जो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, हमारी जितनी भी सेटलमेंट्स है, वो भी इसी लैंड पे होती है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। फिर सेकेंड थिंग इज लैंड इज यूज टू परफॉर्म द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट वेज। अगर हम लैंड पे रहते हैं, हमारी सब सेटलमेंट है, तो हमारी सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इसी लैंड पे चलेगी। लैंड सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशंस, जैसे कि हम लैंड पे रहते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन को भी लैंड ही सपोर्ट देती है। नेचुरल वेजिटेशन से मतलब है फ्लोरा और फौना, दैट इज़ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो भी देखने को मिलती है आपको, तो सभी इसी लैंड पे एग्जिस्ट करती है। और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से मतलब है ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ या ह्यूमन सेटलमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। and that's why it is the very finite magnitude assets, therefore it is important to use the available land for various purposes with careful planning। so ऐसा क्यों कहा गया है यहाँ पे कि जैसे कि मैंने इसकी परसेंटेज बताई आपको कि ग्लोब में कितनी है, उससे पता चलता है, हर कंट्री को पता है कि जितने भी अदर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस हैं वो इसी लैंड में से हमको मिलते हैं। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा लैंड रहेंगी, वह लैंड उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को बेयर कर पाएंगी और उतने ज़्यादा पॉपुलेशन की जितनी भी नीड्स है उसको पूरा करने की कोशिश होंगी वहाँ पे। इसीलिए हर कंट्री ये चाहती है कि उसके पास में मैक्सिमम लैंड हो। और इसीलिए हमारे कश्मीर की बात कर लो आप, तो कश्मीर का बहुत बड़ा एक हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड करके रखा है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया। इसके अलावा उसी के नीचे थोड़ा अगर देखते हो आप, तो वहाँ पे आज़ाद कश्मीर करके रखा है, वो भी पाकिस्तान की टेरिटरी है जो, लेकिन वो उसके क्लेम तो इंडिया का है। इसके अलावा अगर दूसरी साइड में चाइना वाली साइड में देखोगे आप, तो वहाँ पे अक्साई चाइना जो पाकिस्तान ने कर दिया था इंडिया की टेरिटरी, सियाचिन के ऊपर वाला जो एरिया है, मैप में देख लो आप, तो सियाचिन के ऊपर वाली जो टेरिटरी है वो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट करके रखी है। और साइड में जो उत्तराखंड के ऊपर वाला जो हिस्सा है, लेह लद्दाख के साइड वाला जो हिस्सा है, वो भी चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा है, राइट। सो ये क्यों हो रहा है, तो ये मैं जैसे कि मैंने बताया कि ये जो एक फाइनाइट रिसोर्स है, और जिस कंट्री के पास में जितनी ज़्यादा लैंड होगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उनको मैक्सिमम रिसोर्सेज को कंजम करने की, राइट। और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी कंट्रीज़ के डिस्प्यूट चल रहे हैं, और इसका कारण यही है क्योंकि लैंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। सो एक ग्लोब में तो हमने पता कर लिया कि लैंड पूरे वर्ल्ड में कितना है और वाटर बॉडीज कितना है, लेकिन ये जो 20% लैंड है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है और इंडिया के पास में कितनी टेरिटरी अवेलेबल है, ये भी देखना पड़ेगा। तो इंडिया के पास में जैसे कि हमने पढ़ा है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, लेकिन क्या इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के पूरे की पूरी एरिया को क्या यूज कर रहा है? तो इसका आंसर है नो। तो इसमें से केवल 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया यूज़ कर रहा है, और जो बाकी का 7% है, जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर
आज़ाद कश्मीर और चीन ने जो ऑक्युपाई करके रखा है वो हिस्सा, और जो हमारी सेवन सिस्टर है, अगर आसाम को छोड़ दिया जाए तो बाकी की जो स्टेट है वो फुल्ली सर्वेड नहीं है। तो वहाँ की कुछ टेरिटरी, या तो फिर बांग्लादेश के साथ में जो कुछ टेरिटरी है, तो अभी अभी रिसेंट में उनके साथ में कुछ सेटलमेंट हो गया है, लेकिन वो जो सेवन सिस्टर में जो मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, तो सिक्किम है, तो वहाँ की कुछ टेरिटरी है। तो ये सब मिला के जो 7% टेरिटरी है इंडिया की, वो हम अभी भी यूज़ नहीं कर पा रहे, जिस पे हम क्लेम तो बताते हैं लेकिन वो हमारे अंडर में नहीं है फुल्ली। सो लेट्स सी, India has land under a variety of relief features such as mountains, plateau, plains and islands. तो इंडिया सचमुच में बहुत भाग्यशाली देश है और बहुत ही सुंदर सा देश है। क्यों है? क्योंकि इसके रिलीफ की जब हम स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है दुनिया की ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे आपको एक तो माउंटेन मिलेंगे तो प्लेट्यूज नहीं मिलेंगे, प्लेट्यूज मिलेंगे तो प्लेन्स नहीं मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे तो आइलैंड्स नहीं मिलेंगे, मतलब कुछ ना कुछ कमी ज़रूर मिलेंगी। लेकिन इंडिया ऑन द अर्थ ऐसा एक देश है कि जहाँ पे ये सब कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरी ऐसी कोई कंट्री नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन उनमें ये इंडिया भी है। तो देखते हैं कि इंडिया की जो टोटल लैंड है, इस लैंड में इन रिलीफ फीचर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको कि माउंटेन्स हमारी इंडिया के टोटल लैंड के 43% हिस्से को कवर करके रखा है। प्लेन्स ने 30% एरिया को कवर करके रखा है, और जो प्लेट्यूज है उसने 27% एरिया को कवर करके रखा है। सो प्लेन्स का क्या रोल होता है किसी भी लैंड में? इट प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो जितनी भी ह्यूमन सेटलमेंट्स है, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज चलती है, वो ज़्यादातर से इस एरिया में चलती है, जो कि हमारी इंडिया का टोटल 43% हिस्सा प्लेन का हिस्सा है। नदर्न प्लेन हमारे यहाँ के बहुत फेमस माने जाते हैं, नदर्न प्लेन वाला हिस्सा। सेकेंड थिंग इज माउंटेन्स। तो माउंटेन का जैसे कि मैंने बताया, फिगर में दिख रहा है आपको कि 30% ऑफ टोटल लैंड ऑफ द कंट्री इसने एक्वायर्ड करके रखा है। और माउंटेन से क्या होता है, इट एंश्योर द पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर। जैसे हमारे नॉर्थ नदर्न साइड में हिमालयन माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे ग्लेशियर भी बहुत ज़्यादा है, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर्स वगैरह हो गया। तो वहाँ से गंगा जी निकलती है, जैसे कि हमारी ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, और भी बड़ी बड़ी रिवर्स है। तो ये सभी रिवर्स पेरिनियल फ्लो वाली होती है, मतलब साल भर इसमें काफ़ी पानी होता है, वाटर होता है। लेकिन बाकी जो प्लेटू से वगैरह जो रिवर्स निकलती है वो पेरिनियल फ्लो वाली नहीं होती है। तो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ माउंटेन। और माउंटेन जहाँ पे भी होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, टूरिस्ट लोगों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं माउंटेन्स को। एक और एक बहुत बड़ी मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर उसकी स्टडी करें तो वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना की बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, तो उसके कारण एक इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहता है। जब हम प्लेट्यू की बात करते हैं तो अबाउट 27% ऑफ द लैंड एरिया हमारे इंडिया में प्लेट्यू देखने को मिलती है आपको, जैसे डेक्कन प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। और प्लेट्यू की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये मिनरल्स में बहुत रिच होते हैं, इसमें फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा कवर होता है। तो हमारी इंडिया में भी जो प्लेट्यू है, इन प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा मिनरल्स है, जैसे छोटा नागपुर के प्लेट्यू में मिनरल रिच एरिया माना जाता है। फॉरेस्ट कवर एरिया भी है, जैसे एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, या झारखंड वाला एरिया, या उड़ीसा वाला एरिया, कुछ वेस्ट बंगाल वाला एरिया। तो यहाँ पे छोटा नागपुर का प्लेट्यू है। सो लेट्स सी islands. Island is another feature of our relief. It provides the strategic importance to the nation. रणनीतिक तौर पे देखा जाए तो ये आइलैंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आइलैंड्स में भी टूरिज़्म की संभावना को देखा जा सकता है।
और ये नियर बाय मरीन रिसोर्सेज को भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मेन लैंड से वाटर बॉडीज में दूर में होने के कारण वहाँ के मरीन एरिया से जो रिसोर्सेज निकल उसके जो स्टेशंस होते हैं वो आइलैंड पे बनाए जा सकते हैं और वहाँ से फिर उसको मेन लैंड में फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए सेंड किया जा सकता है। तो देखते हैं इस आइलैंड की लोकेशन इंडियन मैप में कहाँ पे है। तो दिस इज द मैप। इंडिया के ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल में अगर आप साउथ ईस्ट में देखोगे तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुल 72 आइलैंड्स का ग्रुप है और इसका जो टोटल एरिया है वो 8250 किलोमीटर स्क्वायर है। देन जो लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड हमारे अरेबियन सी में आते हैं जो कि वेस्ट साइड में है, साउथ वेस्ट साइड में। अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल देयर आर द 27 आइलैंड्स, आउट ऑफ 10 आइलैंड्स आर इनहैबिटेड, मतलब वहाँ पे लोग रहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स है। और जो बाकी रिमेनिंग 17 आइलैंड्स है वहाँ पे लोग नहीं रहते, ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। और एरिया की बात करें तो ये काफ़ी छोटा है, 32 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है एज़ कम्पेयर टू अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप। लेकिन इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको एक करंट वाली न्यूज़ बता देता हूँ मैं यहाँ पे, क्यों स्ट्रैटेजिक लोकेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगर बात करते हो आप लक्षद्वीप आइलैंड की, तो लक्षद्वीप आइलैंड के ठीक नीचे नियर अबाउट 450 किलोमीटर, एक्चुअली 445 किलोमीटर, एक कंट्री है मालदीव। मालदीव कंट्री के साथ में हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं इंडिया के। लेकिन इन दिनों में न्यूज़ में ये बात चल रही है कि चाइना को मालदीव गवर्नमेंट ने बहुत सारे आइलैंड्स लीज पे दे के रखे हैं और चाइना बोल रहे कि हमने ये जो आइलैंड्स लिए वो ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब ट्रेड करने के लिए। देखो अंग्रेज भी हमारे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे, बाद में पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिया और सारे इंडिया के ऊपर में उन्होंने अपना मतलब राज कर दिया, झंडा गाड़ दिया, राइट। सो ऐसा कुछ चाइना के भी मन में चल रहा है कि इंडिया के ऊपर में वॉच रखने के लिए या इमरजेंसी में वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो इंडिया को घेरने की ये रणनीति है। इसीलिए मैंने बोला था कि आइलैंड्स प्लेज वेरी इम्पोर्टेंट रोल एज ए स्ट्रेटेजिक रोल फॉर एनी कंट्री। तो इंडिया के लिए दोनों आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया लक्षद्वीप के नीचे जो मालदीव देश है, मालदीव कंट्री ने अपने कुछ आइलैंड्स लीज के ऊपर में चाइना को दे रहे थे। इन फ्यूचर चाइना क्या कर सकती है, यहाँ पे अपनी मिलिट्री बेस को बना सकती है और यहाँ से कुछ ही घंटों में, 1-2 घंटों के अंदर में इंडिया में कभी भी उनकी मिलिट्री पहुँच सकती है ऐसे सिचुएशन में। इसीलिए ये हमारे लिए काफ़ी डेंजरस है। तो इसीलिए नेबरिंग कंट्री के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन होने चाहिए, हमारे फेवर्स में उनके अफेयर्स होने चाहिए। सो दैट्स वाई द आइलैंड स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज लैंड यूटिलाइजेशन। तो ये जो लैंड है हमारे पास में 3.28 किलोमीटर लाख किलोमीटर स्क्वायर की जो लैंड है उसमें से 93% लैंड को हम यूज करते हैं और जिसमें अलग अलग फीचर्स है, तो रिलीफ फीचर्स है। तो इनके बावजूद जो लैंड है उस लैंड को कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, किस किस काम में ये लैंड आती है, वो सब देखना है। तो फर्स्ट थिंग इज़ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा लैंड की यूटिलाइजेशन में चला जाता है। सेकेंड थिंग इज़ लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन। बहुत सारी ऐसी लैंड होती है जिसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कुछ कारण तो ह्यूमन सेटलमेंट की वजह से जो लैंड एंगेज करके रखी है उसको हम कल्टीवेशन में यूज़ नहीं कर सकते, या तो कुछ लैंड वेस्ट लैंड होती है या कुछ बैरन लैंड होती है। जब हम अनकल्टिवेटेड लैंड की बात करेंगे तो ये सब इसमें देखा जाएगा। कुछ लैंड फॉलो लैंड होती है तो कुछ लैंड नेट्स ऑन एरिया वाली होती है। तो ये सब चीज़ें हमको देखना है यहाँ पे। अगर आप मैप में देखोगे तो मैप में ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक लिस्ट दे के रखी है। इस लिस्ट में अलग अलग कलर से
यहाँ पे अलग अलग रीजन को, अलग अलग एरिया को इंडिकेट किया है। तो आपको इस मैप को घर में ठीक तरह से 2-3 बार करना है और आपको इसको फिलअप भी करना है, ताकि आपको पता चले कि डिसीडियस ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है, तो क्रॉप लैंड एरिया हमारे इंडिया में कहाँ पे है। जैसे कि ये येलो कलर में यहाँ पे मैप में दिखा है, ये नदर्न प्लेन है, ये जो माउस दिख रहा है आपको, तो ये नदर्न प्लेन वाला हिस्सा है। तो नदर्न प्लेन वाले हिस्से में पूरे का पूरा क्रॉप लैंड, ये वाला डेक्कन प्लेटू वाला हिस्सा है जिसमें महाराष्ट्र आ रहा है, गुजरात आ रहा है, मारवाड़ आ रहा है, या आंध्रा वाला तेलंगाना वाला हिस्सा आ रहा है, आंध्रा का हिस्सा, कर्नाटका वाला हिस्सा, और तमिलनाडु इधर वेस्ट बंगाल वगैरह, ये सब आपका नदर्न प्लेन में आता है, राइट। बाकी ग्रीन में जो दिख रहा है आपको, ये फॉरेस्ट वाला एरिया है, कुछ माउंटेन वाला एरिया है, कुछ वाइट में दिख रहा है आपको ग्लेशियर वाला एरिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको तो आप मैप में से कवर करना है। तो हम वन बाय वन एक एक देखते हैं यहाँ पे। तो फॉरेस्ट से केवल ये मतलब नहीं है कि बस आंखों के सामने फॉरेस्ट आ गए हो गए, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारा डेटा होता है, उसको भी आपको ध्यान में रखने की कोशिश करना है। सो लेट्स सी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया। सो हमारी एनसीईआरटी बुक में से कुछ डेटा लिया है यहाँ पे, जो कि 2015 की जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसके आधार पे। सो इट सेज दैट, क्या बोलती है ये रिपोर्ट, एस्टिमेटेड 79.42 मिलियन हेक्टर लैंड। तो 79.42 मिलियन हेक्टर लैंड हमारे पास में, उसमें से इट हैज़ 24.16% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, राइट। सो 24.16% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है इंडिया का। देन इसमें डेंस फॉरेस्ट कितना प्रतिशत है, तो 12.2% डेंस फॉरेस्ट है। ओपन फॉरेस्ट की अगर बात करते हैं तो 9.14% है, एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर बात करते हैं हम तो 0.14% है। बट दिस रिपोर्ट 2015 की रिपोर्ट है ये, और उसकी ये सब फिगर्स है। और जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आती है वो हर 2 साल के बाद में आती है। अभी मतलब 2020 चल रहा है, तो 19 में रिपोर्ट आ चुकी है, तो हमें 19 के कुछ अपडेट्स पता होना चाहिए। तो मैं कुछ 19 के जो अपडेट्स है वो बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो हमारे फॉरेस्ट में कुछ ग्रोथ को रिकॉर्ड किया गया है। तो कुछ स्टेट्स है, देयर आर द 5 स्टेट where the forest growth is recorded. So the number 1 is कर्नाटका। कर्नाटका में 1025 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की फॉरेस्ट ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद में आता है आपका आंध्र प्रदेश, जहाँ पे 990 स्क्वायर किलोमीटर की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। उसके बाद में आता है केरला, जहाँ पे 823 स्क्वायर किलोमीटर की ग्रोथ रिकॉर्ड की। एंड देन आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे 371 स्क्वायर किलोमीटर की। एंड देयर इज द हिमाचल प्रदेश, 334 स्क्वायर किलोमीटर की ग्रोथ रिकॉर्ड की। सो दीज आर द 5 स्टेट्स वेयर द फॉरेस्ट ग्रोथ इज रिकॉर्डेड। और बाकी जो स्टेट है वहाँ पे ग्रोथ रिकॉर्ड नहीं की गई है, या तो बिल्कुल कम हुई होंगी। और बहुत सारे ऐसे भी स्टेट है जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ रिकॉर्ड नहीं की गई है। हालांकि वहाँ पे डिक्लाइन रिकॉर्ड किया गया, मतलब रिडक्शन रिकॉर्ड किया गया है। सो देखते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर करने वाले स्टेट कौन से, टॉप 5 स्टेट। तो पहला स्टेट ऑब्वियसली एमपी है, दैट इज़ मध्य प्रदेश। उसका जो टोटल एरिया है 77,482 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। ये नंबर के सामने मैंने स्क्वायर किलोमीटर नहीं लिखा है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये यूनिट इसका स्क्वायर किलोमीटर है। सेकेंड स्टेट इज ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश, 66,688 किलोमीटर। एंड थर्ड स्टेट इज छत्तीसगढ़, 55,611 स्क्वायर किलोमीटर। ये पहले एमपी का ही पार्ट हुआ करता था। एंड द फोर्थ वन इज ओडिशा, दैट इज 51,619 किलोमीटर, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर। एंड फिफ्थ इज महाराष्ट्र, that is 50,778 स्क्वायर किलोमीटर। सो ये सब जो फिगर्स है ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 2019 की, इसमें ये सब बताया गया है। तो हमारी इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है,
तो 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 21.67% है, राइट। एंड इसमें ट्री कवर कितने हैं, तो 95,027, राइट, 2.89, तो ये कुल होता है 24.56%। तो 2015 में ये 24.16% था, और अभी ये 2019 में 24.56 है। तो कुछ पॉइंट्स की इसमें ग्रोथ हुई है, लेकिन पॉइंट्स में भी ये बहुत ज़्यादा है, और होनी भी चाहिए, और आगे भी ये कोशिश होनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट की कि हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया क्या होना चाहिए, इसमें ग्रोथ होनी चाहिए। अभी देखो क्या ये जो एरिया है 24.56 वाला, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो क्या सफिशियंट है? नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम ये बोलता है कि हर किसी कंट्री के पास में उस कंट्री के टोटल एरिया के 33% फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया होना चाहिए, जो कि हम अभी भी काफ़ी कुछ करना बाकी है, 10% से पीछे चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो मिज़ोरम स्टेट ऐसा है हमारे इंडिया में जिसके मिज़ोरम स्टेट के 85.41% लैंड के ऊपर में फॉरेस्ट है, मिज़ोरम की बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मिज़ोरम इज़ अ स्टेट which has the maximum forest area cover of the total land of that state। मतलब उस स्टेट की जितनी लैंड है उसकी 85%, अबाउट 86% वहाँ पे फॉरेस्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम कहाँ पे है, तो हमारी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, वहाँ पे 1.43% फॉरेस्ट कवर है। सो ये यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है, जिस पाई चार्ट्स में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की जो रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 की, उसकी परसेंटेज वैल्यू दी है कि हमारे यहाँ पे स्कर का प्रपोर्शन कितना है, 1.41%, ओपन फॉरेस्ट कितने हैं, 9.26%। उसके बाद में डेंस फॉरेस्ट, मिडल डेंस फॉरेस्ट कितना परसेंट है, उसकी भी यहाँ पे रेंज दी है, तो लगभग 13% है वो मिला के। तो इसमें ये जो फैक्ट्स है आपको याद रखना है। देन आफ्टर देखना है कि लैंड यूटिलाइजेशन में जो लैंड है उसमें सबसे पहले किस लैंड की हम बात कर सकते हैं, तो फर्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे बैरन एंड वेस्टलैंड। सो व्हाट इज बैरन एंड वेस्टलैंड? नो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जिस लैंड में सॉइल की कोई फर्टिलिटी नहीं होती है, मतलब वो कल्टीवेशन के लायक नहीं होती है, जहाँ पे हम क्रॉप वगैरह नहीं ले सकते, ऐसे लैंड को हम बैरन लैंड बोलते हैं। और वेस्टलैंड क्या होती है, तो प्रेजेंटली नॉट इन यूज, नो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। जरूरी नहीं कि वो फर्टाइल है, इनफर्टाइल है, मतलब स्टराइल है, लेकिन वो प्रेजेंटली एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस वहाँ पे नहीं होती है, वो यूज में नहीं होती है, ऐसे लैंड को हम वेस्टलैंड बोलते हैं, राइट। देन आफ्टर ये भी देखना है कि लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर एरिया, नॉन एग्रीकल्चर एरिया के लिए कौन से लैंड को हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स होती है, जैसे बिल्डिंग्स है, रोड्स है, फैक्ट्रीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी चीज़ें आ गई, तो इन सभी चीज़ों के लिए लैंड की ज़रूरत होती है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लैंड को मतलब यूटिलाइज किया जाता है। अगर देखा जाए वेस्टलैंड को ठीक तरीके से हम समझे तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज कल्चरेबल wasteland and unculturable wasteland. The land which has potential for the development of vegetative cover and is not being used due to different constraint of varying degrees such as erosion, water lodging, salinity etc. देखो यहाँ पे कल्चरेबल वेस्टलैंड इस लैंड को बोलते हैं हम जहाँ पे लैंड का बहुत ज़्यादा इरोजन होता है, मतलब जो लैंड की टॉप सॉइल जो होती है वो फ्लो अप हो जाती है, रन ऑफ हो जाती है, या वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, या वाटर लॉजिंग जहाँ पे होती है, जहाँ जिस सॉइल की सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है,
तो इस टाइप की जो लैंड होती है वहाँ पे मतलब क्रॉप लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, या ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी ये लैंड जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। ऐसे लैंड को हम कल्चरेबल वेस्टलैंड बोलते हैं। अनकल्चरेबल वेस्टलैंड किसको बोलते हैं? द लैंड दैट कैन नॉट बी डेवलप फॉर अ वेजिटेटिव कवर, फॉर इंस्टेंस द बैरन रॉकी एरियाज एंड स्नो कवर्ड ग्लेशियर एरिया। तो जहाँ पे बैरन रॉकी एरियाज होता है और स्नो कवर्ड ग्लेशियर जैसे एरिया होता है, जैसे हम लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वहाँ पे ग्लेशियर वाली सिचुएशन होने के कारण वहाँ पे फॉरेस्ट कवर हमने देखा कि 1 पॉइंट समथिंग 43 हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन वाली जो लैंड होती है वहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, या वेजिटेटिव कवर नहीं होता है, वहाँ पे वेजिटेशन के लिए कोई सपोर्ट नहीं होता है। इस टाइप की लैंड को हम अनकल्चरेबल वेस्टलैंड होती है। देखो जहाँ पे हम कल्टीवेशन करना चाहते हैं या ह्यूमन सेटलमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वाटर इरोजन, वाटर लॉजिंग या सैलिनिटी या सॉइल इरोजन के कारण वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं, उसको बोलेंगे हम कल्चरेबल वेस्टलैंड। अनकल्चरेबल वेस्टलैंड उस एरिया को बोलेंगे हम जहाँ पे स्नो कवर्ड एरिया है, ग्लेशियर एरिया है या रॉकी एरिया है, बैरन लैंड है, उस एरिया को बोलेंगे हम अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट लैंड यूज फॉर द पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। तो जितने भी यहाँ पे हेडिंग्स आ रहे हैं उन हेडिंग से ये पता चलता है कि लैंड का यूटिलाइजेशन किस किस क्षेत्र में हम कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है कि कौन सा गवर्नमेंट का बोर्ड होता है या इंस्टीट्यूशन होता है जो किस चीज़ को डिसाइड करता है, डिटरमाइन। कॉमन प्रॉपर्टी लैंड रिसोर्सेज कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 15% ऑफ द टोटल geographical area of India, of which 23% is community pastures and grazing lands, and 16% have been classified as a village forest and woodlots. ओके, तो यहाँ पे फॉरेस्ट नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये बता रही है आपको कि कॉमन प्रॉपर्टी लैंड रिसोर्सेज जो होता है वो 15% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया है, जिसमें से 23% कम्युनिटी पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स है। तो यहाँ पे कम्युनिटी पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स जो है ये कम्युनिटी रिसोर्सेज में आते हैं, जहाँ पे जो हमारे कैटल्स वगैरह होते हैं उनको हम उनके लिए जो फोडर वगैरह या ग्रास वगैरह वो मिल जाता है, उसके लिए यूज होता है। एंड 16% हैव बीन क्लासिफाइड एज द विलेज फॉरेस्ट एंड वुडलॉट्स एरिया, और जो रिमेनिंग 16% एरिया है वो विलेज फॉरेस्ट के तौर पे उसको यूज़ किया जाता है, या वुडलॉट्स एरिया होता है जो टिम्बर विम्बर के लिए या जो फायर के लिए वगैरह यूज़ किया जाता है, फायरवुड एज ए फायर यूज। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है कि विलेज फॉरेस्ट, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट पॉलिसी होंगी। तो इंडिया में 1927 का फॉरेस्ट एक्ट है, तो उस फॉरेस्ट एक्ट में ये डिफाइन किया गया कि इंडिया में फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट किस किस टाइप के हैं, रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, विलेज फॉरेस्ट क्या है, प्राइवेट फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कौन करेंगे, प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह होगी, और फॉरेस्ट के प्रोड्यूस क्या होते हैं, मतलब फॉरेस्ट में हमें क्या क्या मिलता है, कौन कौन से रिसोर्स है। तो ये फॉरेस्ट एक्ट 1927 में साफ साफ मतलब क्लियर किया गया है, और ये जो टर्म्स है विलेज फॉरेस्ट उसी से वही से लिया गया है। At another level, India has the largest livestock population in the world with 485 million head of livestock, many of them raised by small and marginal farmers who depends on the grazing land to meet the fodder requirements of their animals. तो इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है हमारे वर्ल्ड में चाइना के बाद में। तो यहाँ पे जो लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है वो 485 काउंट की गई है, और ये मैक्सिमम हमारे रूरल एरिया के ऊपर में डिपेंड है, और जहाँ पे जो मैक्सिमम फार्मर्स है वो अपने एनिमल्स के लिए, कैटल्स के लिए जो फोडर की व्यवस्था करती है वो इसी एरिया में से करती है। एज द पॉपुलेशन ऑफ बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन राइजेस, there will be a proportional increase in the competition for food to feed humans, bringing agriculture and livestock production or
इस बात की ओर ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन के साथ साथ हमारे कैटल की, एनिमल्स की, डोमेस्टिक एनिमल की भी जो नंबर है वो भी साथ साथ बढ़ रही है और बढ़ानी भी चाहिए। तो खाने के लिए कंपटीशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, फूड के लिए कंपटीशन यहाँ पे हो रही है। तो इस कंपटीशन को पूरा करने के लिए हमें एग्रीकल्चरल और लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन की ज़रूरत है यहाँ पे, जो कि हम पूरा करेंगे इन फ्यूचर। सो द नेक्स्ट इज द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। तो मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स के लिए भी लैंड का यूटिलाइजेशन किया जाता है। ये इस टाइप की लैंड होती है जहाँ पे एक तो अपने आप बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, तो उस लैंड को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कुछ खुद के प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर में ऐसे क्रॉप्स को लेते हैं, जैसे रबर्स हो गया या प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन फार्मिंग में वगैरह ऐसे ट्रीज को लिया जाता है जो कमर्शियल, जिसका इकोनॉमिकली वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए भी हो सकता है। तो इसे नेट सोन एरिया में हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कभी कैलकुलेट नहीं करता, या तो जो एग्रीकल्चर काउंसिल है वो भी उसको काउंट नहीं करता है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स के लिए जो लैंड यूज होती है, उस लैंड को हम नेट सोन एरिया में कभी कैलकुलेट नहीं करते। इसका कारण ये है कि ये 5 साल, 10 साल, 3 साल, मैक्सिमम मोर देन 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स के लिए इस क्रॉप को लिया जाता है। तो अभी बहुत बड़े बड़े प्लांट को, ट्रीज को ले, ट्री के क्रॉप को ले, इसका मतलब ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लगता है। या अपने आप किसी एरिया के ऊपर में पेड़ ग्रो कर जाते हैं, प्लांट ग्रो कर जाते हैं, तो उस एरिया में कल्टीवेशन करना काफ़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो ऐसा भी एरिया का होता है जिसका लैंड यूटिलाइजेशन ट्री क्रॉप्स के लिए होता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नेक्स्ट थिंग इज कल्टिवेबल वेस्टलैंड। तो एक वेस्टलैंड है जिसका यूज़ किया 5 ईयर्स एग्रीकल्चर, जो मतलब ये छोड़ दी जाती है इस लैंड को किसी कारणवश कि 5-10 साल तक यहाँ पे कोई मतलब कल्टीवेशन नहीं किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिन एरिया में मोर देन 5 ईयर्स तक कोई क्रॉप नहीं लिया जाता है। ऐसे लैंड को हम कल्टिवेबल वेस्टलैंड बोलते हैं। सो इसको एक बार रिवाइज भी करेंगे हम लोग। इसके बाद में आता है आपका फेलो लैंड। दैट वुड डिस्क्राइब एज अ फॉलो लैंड। तो ये वो लैंड होती है जिस लैंड को उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए लेफ्ट छोड़ दी जाता है 1 साल। मतलब यहाँ पे कल्टीवेशन करने के बाद में, यहाँ पे मतलब किसी क्रॉप को लेने के बाद में दूसरे साल में इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जैसे आप बहुत सारे एरिया में देखोगे झूम खेती की जाती है। तो लोग क्या करते हैं, जो आदिवासी ट्राइबल लोग होते हैं कि किसी एरिया में खेती करते हैं और उस एरिया को छोड़ देते हैं। 2-3 साल के बाद फिर से वहाँ पे आते हैं और फिर से वहाँ पे खेती करते हैं। तो कुछ एरिया में, रूरल एरिया में आज भी इस मेथड को यूज़ किया जाता है। तो इस टाइप की जो लैंड होती है उसको हम फॉलो लैंड बोलते हैं। एज एन फॉलो लैंड उसका क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। इसमें भी 2 टाइप की लैंड्स होती है, जो एक कम समय के लिए फैलो करके छोड़ दी जाती है और एक थोड़ा ज़्यादा समय के लिए छोड़ दी जाती है। तो करंट फैलो लैंड वो लैंड होती है लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर। मतलब ये क्या, एक से कम वर्ष के लिए इसको छोड़ दिया जाता है विदाउट क्रॉपिंग। तो ऐसे लैंड को हम करंट फैलो लैंड बोलते हैं। दूसरा आता है अदर देन करंट फैलो लैंड। सो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। तो ये लास्ट 1 से 5 साल तक जिस लैंड पे मतलब कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं हुई, कोई क्रॉप नहीं लिया है, ऐसे लैंड को हम अदर देन करंट फैलो लैंड बोलते हैं। तो इसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि उस लैंड की जो फर्टिलिटी है उसको रिकवर करना।
तो इसीलिए इसको मतलब छोड़ दिया जाता है विदाउट कल्टीवेशन। सेकेंड थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन। सो नेट सोन एरिया। सो व्हाट इज नेट सोन एरिया? नेट सोन एरिया में क्या होता है, हमारी एनसीईआरटी में एक डेटा दिया है, देख के आपको थोड़ा सा मतलब अटपटा लगेगा। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एट ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो एनसीईआरटी में से ही ये डायरेक्ट उठाया मैंने कि एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, किसी एक साल में जब आप क्रॉप लेते हो किसी फार्म पे, किसी लैंड में, तो किसी एक साल में अगर एक से ज़्यादा बार आप क्या करते हो, किसी क्रॉप को लेते हो एक ही लैंड में, प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो ये बिल्कुल ही मतलब दिमाग के बाहर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा आपको, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको थोड़ा सा आसान करके समझने की हम कोशिश करेंगे। देखते हैं पहले कि ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है। इज द टोटल एरिया सोन वंस एज वेल एज मोर देन वंस, इस वर्ड के ऊपर में ट्रेस देना है आपको, वंस एज वेल एज मोर देन वंस इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो आप एक बताइए, अगर एक साल के अंदर में मान लो कि आपके पास में 5 एकर्स ऑफ लैंड है, या आपके पास में 2 हेक्टर लैंड है, जिसमें आप साल भर में एक या एक से मैक्सिमम मोर देन वन टाइम्स आपको क्रॉप लेना है, तो आप तो यही बोलेंगे कि सर खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप ले सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा बार वहाँ पे हम क्रॉप ले सकते हैं। तो जब इसको मेजर किया जाता है तो इसको बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि 5 एकर्स लैंड में या 2 हेक्टर लैंड में आपने मान लो कि खरीफ क्रॉप लिया पहले, तो खरीफ क्रॉप कौन सा होता है, जैसे मान लो आपने ज्वार लिया होगा या कोई पल्सेस ली होंगी। उसके बाद में आपने रबी क्रॉप लिया, वहीं पे मान लो व्हीट लिया होगा आपने, और उसके बाद में आपने इसका मेजरमेंट किया, तो आप बोलोगे कि मैंने 10 एकर्स में क्रॉप लिया। आप बोलोगे फिर से कि सर आपने तो बोला कि आप 5 एकर्स की बात कर रहे हो। यस, 5 एकड़ इज अ लैंड, आपके पास में 5 एकड़ का एक लैंड का पीस है, लेकिन उसी लैंड में आपने 2 टाइम्स क्रॉप लिया है, इसीलिए उसको काउंट किया जाएगा उस क्रॉप के साथ में, ना कि लैंड के साथ में, तो वही डबल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया। और ठीक इसके उल्टा आपका नेट सोन एरिया होता है। नेट सोन एरिया का मतलब ये होता है कि आपके पास में जो ज़मीन का टुकड़ा है, पीस ऑफ लैंड है, उसमें आप कितने भी बार क्रॉप लो, उसको एक ही बार काउंट किया जाएगा। तो मतलब 5 एकर्स में अगर आप 2 बार में भी लेते हो, ठीक है, तो उसको क्रॉप ईयर में सिर्फ एक बार काउंट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। इसको दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास में 5 एकर्स ऑफ लैंड है, राइट। 5 एकर्स ऑफ लैंड है आपके पास में, उसमें से आपने जैसे खरीफ क्रॉप लिया पूरे के पूरे 5 एकर्स लैंड, 5 एकर्स लैंड में खरीफ क्रॉप लिया, और उसके बाद में उसको क्लियर कर दिया क्योंकि आपको रबी क्रॉप लेना है। अभी आपने 5 एकड़ में से सिर्फ 3 एकर्स में रबी क्रॉप लिया और 2 एकड़ को ऐसे ही छोड़ दिया, लेफ्ट छोड़ दिया। तो अभी खरीफ क्रॉप 5 एकर्स में लिया था, 5 प्लस आपको क्या करना होगा, 3 करना होगा। सो 5 प्लस 3 इज अ एरिया, ग्रॉस क्रॉप एरिया, इज अ ग्रॉस क्रॉप एरिया। लेकिन इसका नेट क्रॉप एरिया, नेट सोन एरिया अगर कैलकुलेट करोगे आप, तो वो 5 एकर्स ही होगा। कितना होगा, 5 एकर्स ही होगा। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। When the crop is sown on a piece of land for a twice, the area is counted in this year। जैसे कि मैंने बताया आपको कि किसी पीस ऑफ लैंड पे जब आप क्रॉप को दोबारा क्या करते हो, ग्रो करते हो, लेते हो क्रॉप को, तो उसको जीसीए में काउंट किया जाता है, जीसीए में मेजर किया जाता है। हम मल्टी क्रॉपिंग बोलते हैं, राइट।
So on the other hand, net zone area is the area zone with the props but is counted only once. तो नेट जोन एरिया क्या होता है? वो प्रॉप तो लिया जाता है लेकिन उसको एक बार में ही काउंट किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि 5 एकर्स ऑफ लैंड है आपके पास में, उसने अपने जितनी लैंड में क्रॉप लिया उसी को काउंट किया जाएगा और एक ही बार काउंट किया जाएगा उसको। सो ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे इंडिया में जो मतलब नेट सोन एरिया है उसका परसेंटेज कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है और कहाँ पे कम पाया जाता है। तो पंजाब एंड हरियाणा आर द मेजर स्टेट वेयर द 90% नियर अबाउट 90% एरिया इज कवर द नेट सोन एरिया, एंड अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार हैज़ लेस देन 10%, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है और जो लैंड चाहिए होती है आपको कल्टीवेशन के लिए वो इजीली अवेलेबल नहीं होती है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा वहाँ पे एडवर्स कंडीशन होने के कारण प्रॉपरली कल्टीवेशन नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से यहाँ पे समझना था। सो लैंड यूटिलाइजेशन में हमने देखा कि सबसे पहले जो लैंड का यूटिलाइजेशन होता है वो फॉरेस्ट के लिए होता है, और फॉरेस्ट की रिपोर्ट देखी हमने 2015 की रिपोर्ट देखी, और लास्ट ईयर में जो 2019 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई उसको भी देखा हमने। उसके बाद में सेकंड नंबर पे लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन देखा हमने कि कौन सी लैंड होती है जो कल्टीवेशन के लिए कभी अवेलेबल नहीं होती है। तो बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड देखा हमने। बैरन लैंड वो लैंड होती है जो मतलब इनफर्टाइल होती है, और वेस्ट लैंड वो लैंड होती है जिसको कुछ कारणवश छोड़ दिया जाता है। मतलब एक तो वहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा है या वाटर लॉजिंग है वहाँ पे, या और भी उसकी सैलिनिटी है, तो उसके कारण वो एज एन वेस्ट लैंड होती है उसकी। या तो फिर हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट एक्ट 1927 किसी लैंड को गवर्नमेंट ही रूरल फॉरेस्ट एरिया घोषित कर दिया है, या गवर्नमेंट के पास में ये राइट्स होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास में कि कोई जो खाली लैंड पड़ी होती है तो उसको फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर सकती है। तो ये अलग अलग कारण हो सकते हैं। और ये भी लैंड देखी हमने कि जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं उस लैंड को भी मतलब हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं करते लेकिन उसका यूटिलाइजेशन ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए होता है। थर्ड नंबर पे देखा हमने अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, फॉलो लैंड को छोड़ के कुछ लैंड्स होती है जो परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड होती है, मतलब जो कैटल्स एनिमल्स वगैरह होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, तो उनके फूडर ग्रास की फूड की जो व्यवस्था होती है वो पास्चर से होती है। लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स, मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स के बारे में देखा हमने, जैसे कहीं पे रबर की खेती की जाती है तो कहीं पे प्लांटेशन फार्मिंग किया जाता है, तो वो मोर देन 5 ईयर्स के लिए होता है। उस लैंड को नेट जोन एरिया में हम कवर नहीं करते। उसके बाद में हमने कल्चरेबल वेस्ट लैंड को देखा जो 5 साल से ज़्यादा समय के लिए जिस लैंड को मतलब अनकल्टिवेटेड रखा जाता है, क्रॉप नहीं लिया जाता है, ऐसे लैंड को बोला जाता है यहाँ पे। फेलो लैंड में हमने देखा कि करंट फेलो लैंड क्या होता है और अदर देन करंट फेलो लैंड क्या होता है। जो 1 साल या 1 साल से कम समय के लिए जिस लैंड को छोड़ दिया जाता है विदाउट क्रॉपिंग, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी को रिकवर करना होता है, या तो फिर उसको बोलते हैं हम करंट फेलो लैंड। और जो अदर देन करंट फेलो लैंड होती है उसको 5 या 5 साल से ज़्यादा समय के लिए, जब हमने पास्ट में फ्यूचर की बात नहीं करते, पास्ट में छोड़ दिया है और उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसे लैंड को भी हम अदर देन करंट फेलो लैंड बोलते हैं। और उसके बाद में हमने ये कॉन्सेप्ट देखा जो स्लाइड पे दिख रहा है अभी आपको, नेट्स ऑन एरिया। तो ब्लैक बॉक्स में जो एज अ डेफिनेशन लाइक स्टेटमेंट दिया है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो एग्जाम में बिल्कुल अगर आपको पूछे व्हाट इज नेट सोन एरिया तो ये नहीं लिखना है, ये इसके नीचे जो पॉइंट्स दिए उन पॉइंट्स को लिखना है। सो नेक्स्ट थिंग इज homework for you. So let's discuss homework on this topic. You have to solve this question for 5 marks. Explain land resources in India. Why is land considered as an important resource? Explain with 4 facts in reference with Indian land resource. Land is an asset of finite magnitude. इसको explain करना होगा आपको. Classify and differentiate the land utilization.
वाई इज नीड सोन एरिया इज डिक्लाइन, ये 3 मार्क्स के लिए, और बाकी के ऊपर वाले क्वेश्चंस नंबर 1 से लेके 4 तक 5 मार्क्स के लिए। एंड विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नेट सोन एरिया, इसको भी कवर करना है। सो इट इज presented by me. Thanks for watching this video. If you have any problem in this chapter, you can message me or direct call me, no problem at all. So we will cover the remaining portion in next video. See you soon. Thanks for watching video.